डियर स्टूडेंट, एग्जाम पोल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये सेशन रखा गया है CUET की एग्ज़ाम से जुड़ी हुई भ्रांतियां और जो डर विद्यार्थियों के मन में है उसके समाधान के लिए। तो उसके बारे में हम CUET से जुड़े हुए मैथ के सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और उससे जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ये सेशन आज हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जैसा कि आपको यहाँ स्लाइड में दिख रहा होगा। सबसे पहले इस चीज़ को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी ऐसी जो बच्चे 2023 में 12th का एग्ज़ाम देंगे और एक ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन उनको चॉइस का कॉलेज नहीं मिल पाया है। उसके अलावा अगर और थोड़ा सा इसके सेपरेशन की बात करें तो उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको लेकर भी डिवाइडेशन किया है हमने। ऐसे विद्यार्थी जिनका 12th में मैथ बैकग्राउंड रहा है, एक तो ऐसे विद्यार्थी, और एक ऐसे विद्यार्थी जो फ्रेशर्स हैं और वो फर्स्ट टाइम मैथ के सिलेबस को पढ़ेंगे। तो CUET के जो फर्स्ट पेपर है उसको लेकर आज हम सारा चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जो डर है मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे जो नहीं हैं उनके मन में, उस चीज़ को लेकर कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या हमारी अप्रोच रहेगी उसको पढ़ने की, ताकि जो एग्ज़ाम है उसको आसानी से क्रैक किया जा सके। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे और उसके लिए रोज़ाना एग्जाम पोल पर 40 मिनट का सेशन मैथ से रिगार्डिंग मैं लेकर आऊँगा आपके समक्ष, जिसमें आपको जुड़ना है ताकि जो भी डर उन चीज़ों को लेकर आपके मन में है उसको मिटाया जा सके और आप आसानी से मैथ वाले पोर्शन को कवर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में। CUET का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर बात हम मैथ की करें तो उसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट और दूसरा है एडवांस मैथ से रिलेटेड। इन दोनों कैटेगरीज में भी अगर हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करें, उसको अर्थमेटिक वाले पार्ट को देखें और एडवांस वाले को देखें, तो एक एक करके जो भी सिलेबस है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक में आपके जो चैप्टर्स हैं जैसे परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट। उसके अलावा अगर और थोड़ा आगे चलें, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, फैक्टराइजेशन, एवरेज, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके अलावा अगर अर्थमेटिक के और चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेंड बेस्ड प्रॉब्लम और वोट एंड स्ट्रीम। ये है आपका अर्थमेटिक वाला जो सिलेबस है, जिसमें आपके कुल मिलाकर 16 चैप्टर्स रखे गए हैं। कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं एडवांस मैथ का जो सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक्स रखे गए हैं CUET के अंदर, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, पावर इंडाइस एंड सर्ड्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके अलावा लीनियर इक्वेशन। अगर हम बात करें, थोड़ा सा पहले वाली स्लाइड के ऊपर आते हैं, यहां से आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन शुरू होता है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स यहां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इस वाली स्लाइड में 6 टॉपिक्स हैं। उसके अलावा अगले वाली की बात करें तो इसमें भी 6 चैप्टर्स मेंशन हैं और यहां पर 4 हैं। तो अर्थमेटिक की अगर हम बात करें टोटल, तो यहां पर 16 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे अर्थमेटिक वाले पार्ट में और टोटल 8 टॉपिक्स हैं एडवांस वाले में, यानी कुल मिलाकर 24 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप अपने जो भी एग्जाम्स हैं उनके साथ साथ CUET का जो डर है उसको आप अपने मन से हटा सकते हैं। और आज सिलेबस के बाद हम स्ट्रेटेजी पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से हमें उन चीज़ों को आगे पढ़ना है और जो एप्टीट्यूड CUET के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा उसके लिए क्या बेहतर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग हो सकती है, उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे और सारी उन बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में आपके लिए सहायक हो सकती हैं और उनके माध्यम से आप बेहतर अप्रोच के द्वारा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सारी चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा
स्ट्रेटेजिक नॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया में मेनली दो तरीके से एग्जाम लिए जाते हैं, एक सब्जेक्टिव वे में और दूसरा ऑब्जेक्टिव वे में। लेकिन जितने भी वनडे एग्जाम करवाए जाते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी उनके अंदर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर हमें क्या अप्रोच यूज करनी है जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं हमारे उनके अंदर। ऑब्जेक्टिव पेपर की अगर बात करें तो यहां पर दो तरह की चीजें हमारे सामने आएंगी। एक तो है कि क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करें और आंसर निकालें, यानी सॉल्विंग अप्रोच, और दूसरा है चूजिंग अप्रोच, कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प भी उस क्वेश्चन के साथ मौजूद होंगे तो वहां पर हम कैसे चूजिंग अप्रोच को यूज करके आंसर्स को हिट कर सकते हैं बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। उन सारी अप्रोचेज के बारे में भी देखेंगे। और आगे अगर हम बात करें तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड में दो चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है और दोनों चीजें यहां पर मेंशन हैं, एक है सिद्धांत और एक है समझ। सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उसमें वो सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इंक्लूड होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और समझ की अगर बात करें तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो भी कॉमन सेंस है उसका यूज करके या जो भी मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं उनको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व अगर हम करें तो उसको हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। तो इन दोनों चीजों के समावेश से जब हम आगे चीजों को पढ़ेंगे तो सिद्धांत और समझ दोनों का उपयोग करते हुए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे की प्लानिंग में ही तो यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कि हम कम से कम चीजों को ग्रहण करने के बाद कैसे ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। इसका मकसद यही है कि अगर हम यहां पर लिखा हुआ है 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम चीजों को एक, जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था सिद्धांत और समझ के बारे में, तो यहां पर हमें इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है कि जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है उसको डेवलप अपने अंदर करेंगे और वहां से केवल 20% चीजों को, यानी कम से कम चीजों को पढ़ने के बाद ज्यादा स्कोर कैसे किया जा सकता है मैथ के अंदर, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आगे अगर थोड़ा सा और चले हम आगे तो आगे यहां पर मेंशन है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये सारे वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके जो जिम्मेदार होते हैं किसी भी मैथ के क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए। तो सबसे उसमें पहले मेंशन जो किया गया है वो बेसिक है और कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक और कॉन्सेप्ट अगर हमारा मजबूत नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप यहां से क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। जो अगला फैक्टर है जिसके कारण मैथ का कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम जब सेशंस यहां से लाइव किए जाएंगे उनको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन से जुड़े पैटर्न्स हो सकते हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, उन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेशन में देखेंगे। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो कैसे काम करती है, कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, उन सारे बिंदुओं पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और वहां से ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि हम बेहतर तरीके से एक बेहतरीन अप्रोच के साथ कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि अभी यहां पिछली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं, यहां लिखा हुआ है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां बेसिक और कॉन्सेप्ट में जो विभेद होता है उसको एक बार देख लेते हैं कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्विंग अप्रोच होगी हमारी वो क्या होनी चाहिए। बेसिक का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स का यूज करके आंसर निकालते हैं उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक की कैटेगरी में रखेंगे। और ऐसी कोई भी अप्रोच, सॉल्विंग अप्रोच जो लेस स्टेप्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। इवन यहां तक भी कह सकते हैं कि अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज के ऊपर आपकी बहुत बेहतर कमांड है तो
मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट के आधार पर भी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए आंसर को हिट किया जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपके पास क्वेश्चन भी होगा और उसके साथ साथ क्या होंगे, उसके विकल्प भी दिए होंगे। तो बहुत बार ऐसा होगा कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट और जो भी अप्रोचेज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो भी बेसिक चीजें हैं, हर चैप्टर से जुड़ी हुई जो भी बेसिक चीजें होंगी उनके बारे में देखेंगे, जो भी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स होंगी उनके बारे में देखेंगे कि कैसे हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग डेवलप कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, कैसे उसको हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हर छोटे से छोटे बिंदु पर बेसिक से लेकर एडवांस तक हम डिस्कस करेंगे। आगे अगर बात की जाए एप्टीट्यूड के बारे में, तो एप्टीट्यूड एक नजरिया है, एक एटीट्यूड है, यानी जिस बेहतर तरीके से आप उन चीजों को देखेंगे तो उतनी ही आसानी से उनको क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। यहां से अगर हम बात करें, जैसा कि यहां मेंशन है, कॉन्सेप्ट इज किंग। अगर हम किसी भी ऐसे क्वेश्चन की बात करें जिसके अंदर भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी बहुत मदद करता है। और नीचे वाली लाइन अगर हम पढ़ें, कॉन्सेप्ट इज किंग, लैंग्वेज इज किंगडम, यानी कि ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज का अगर कॉम्बिनेशन एक साथ अगर हो जाए तो आपका जो डर है एप्टीट्यूड को लेकर उसको आसानी से दूर किया जा सकता है, और एप्टीट्यूड यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया जा सकता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां देखते हैं एक सरल से नियम के बारे में कि जब ऐसे विद्यार्थी जो मैथ के बैकग्राउंड से हैं उनको समझने में तो बहुत आसानी रहेगी, लेकिन ऐसे बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं, जिनको अक्सर डर लगता है, तो यहां पर आपको एक सीधा सा नियम याद रखना है कि जब आप लर्निंग फेज में हैं तो चीजों को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, ताकि आप जब परफॉर्मेंस फेज में जाएं, यानी जब आप एग्जाम में बैठें तो वहां पर क्वेश्चन करने में समय कैसा लगे, कम लगे। यानी यहां समय आपको देना है ज्यादा, तो जब आप परफॉर्मेंस करेंगे तो यहां टाइम कैसा होगा आपका, कम होगा। लेकिन अगर आपने लर्निंग फेज में टाइम दिया कम, तो यह बात पक्की है कि आपको जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो उसी क्वेश्चन को करने में जो समय लगेगा वो कैसा होगा, ज्यादा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लर्निंग फेज में, यानी जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे उस टाइम पर चीजों को सीखने के लिए, चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कैलकुलेशन हो, उन चीजों को सीखते समय थोड़ा सा ज्यादा वक्त देना है, ताकि आप आराम से उन चीजों को सीखकर अप्लाई कर सकें। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहां से देखते हैं, देखिए यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन सारी चीजों के बारे में अगर डिस्कशन करें हम, जैसा कि मैंने बताया, चाहे बेसिक हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो किसी चीज से रिलेटेड, लैंग्वेज हो, कैलकुलेशन हो, पैटर्न्स ऑफ मैथ हो, ये सारी चीजें हम कैलकुलेशन में पढ़ेंगे कि मैथ के पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की जाती है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्वेश्चन बनते कैसे हैं। और जब आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना सीख जाएंगे तो यहां से आपको डबल फायदा होगा। एक तो ये कि आप एग्जामिनर की लैंग्वेज को आसानी से समझ पाएंगे, और दूसरा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत रहेगी। आप उस क्वेश्चन की मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझने के बाद आंसर को आसानी से हिट कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्सेप्ट मर्जिंग, कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम करता है तो उसके अंदर जो लैंग्वेज वो इनपुट करता है उसमें वो क्या करता है, कई सारे कॉन्सेप्ट को लेता है और उनको मर्ज करने के बाद एक टफ सी लैंग्वेज क्रिएट कर देता है। तो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट मर्जिंग कैसे काम करती है उसके बारे में देखेंगे। जब हम एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है या नहीं करना है, ये चूजिंग वाली अप्रोच हमें यूज करनी है, उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे हम उन चीजों को कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत और समझ। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो वो चीज आएगी सिद्धांत के दायरे में, और जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज या जो भी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स हैं उसके आधार पर जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगी हमारी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के दायरे में। उसके अलावा एक वर्ड और लिखा हुआ है यहां पर, MDTP। MDTP का अगर विस्तार किया जाए तो इसको मैं कहूंगा मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस, यानी कैसे हम मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस
जनरेट कर सकते हैं या उसकी समझ बढ़ा सकते हैं, ताकि जो मैथ की लैंग्वेज है उसको हम आसानी से समझ पाएं, सॉल्व करते समय जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनका यूज कर पाएं और बेहतर तरीके से एप्टीट्यूड को सॉल्व करने में हमें मदद मिल सके। थोड़ा सा अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें तो 2-3 क्वेश्चन भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आप इस वीडियो को यहीं रोक कर क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ने के बाद आप जिस भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें या जो भी अप्रोच आपको लगती है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम विद इन सेकेंड्स उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक तरीका है उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे और कैसे हम जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से हिट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के जो लेवल है उसके आधार पर। तो अगर यहां से देखें तो क्वेश्चन दिया गया है, देयर वाज ए लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,7160 in order to make a profit of 30% on that article. At what price should the article have been sold? क्वेश्चन है, एक वस्तु को 7,160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई। उस वस्तु पर 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए था? और ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर हम यहां से बात करें, इन विकल्पों के आधार पर सॉल्व करें या बेसिक जो तरीका हो सकता है उसके आधार पर बात करें। देखिए, अब यहां से अगर बात की जाए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। नॉर्मली अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अगर आपके अंदर है तो हम क्या कह सकते थे? देखो, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु पर अगर 7,160 रुपए में उसको बेचा गया है और 80% की हानि हुई है, तो कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसके आधार पर हम ये कह देते हैं कि इस 20% की हानि को रिकवर करने के लिए 25% लाभ चाहिए। और 25% लाभ को हम कह सकते हैं 1/4 यानी 1/4। और 1/4 को अगर हम अप्रोक्सीमेशन में लें, इसको 8,000 अगर मान लें और 8,000 का 1/4 निकालें तो कितना होगा? 2,000। इसका मतलब इसका जो क्रय मूल्य था वो कितना रहा होगा? 9,000 के अप्रोक्स। और इस पर कितना लाभ चाहिए? यहां पर 30%। कितना लाभ चाहिए? 30%। तो 9,000 का 30% अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 2,700 रुपए। इसका मतलब जो आंसर है वो कितना होगा? 11,700 रुपए के लगभग होगा, नजदीक, अप्रोक्सीमेशन में अगर हम बात करें तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए। ये बात है, मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस जब आपके पास होती है तो हम ऐसे कह सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज या तो हमें समझ में नहीं आ रही होती है या इतनी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं होती है, तो उसके आधार पर अगर हम बेसिक तरीके से बात करें तो कैसे कहते हैं? देखो, एक बार उस तरीके को भी देख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि एक वस्तु को बेचने पर 20% की क्या हुई? हानि। इसका मतलब उस वस्तु को बेचा कितने में गया होगा? 80% में। यानी ये वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। ये है लॉस, 20% का लॉस हुआ। और ये क्या है? उस वस्तु का सेलिंग प्राइस, यानी 80% पर उस वस्तु को बेचा गया। ये 80% सेलिंग प्राइस है। और यहां से अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितना है? 7,160 रुपए। यानी ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस। तो ये वैल्यू इसके क्या होगी? इक्वल होगी। यानी ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या कहते हैं? 7,160 में 80 का क्या कर देते? भाग कर देते। और हमें निकालना है उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्या करते? 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं? 7,160 बटे 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 100% की वैल्यू आ जाती। तो इसको अगर कैंसिल आउट करते तो हम क्या कह देते? 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देते और यहां से इसमें डिवाइड करें तो क्या कहते हैं? 71 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 8 64। कितना बचेगा? यहां से 7, तो ये हो जाएगा 8 9 72 और कितना बचेगा? 4 8 5 40। और यहां से अगर बात करें तो इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये हो जाता कितना? 1 0 और आ जाती, यानी यहां पर आ जाता। यानी अगर उसके क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना हो जाता? इतना हो जाता। अब ये वस्तु का क्रय मूल्य है और जो लाभ है 30% का जो लाभ कमाया जाएगा वो किस पर कमाया जाएगा? क्रय मूल्य पर। तो हम क्या कहते? 8,000
₹950 पर 30% लाभ कमाना है, तो 100% तो उसकी वैल्यू पहले ही रही होगी, 30% लाभ और चाहिए, तो कितने पर बेचना है उसको? 130% पर। और यहां से 100 कहां जाएगा? नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। 13 पंजे 65, कैरी 6, 13 नम्मा, गुणा कर लेंगे उसको 13 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा? 117। 117 में अगर इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 123। 123 कितना हो जाएगा? 123 बार है। और यहां से इसको अगर मल्टीप्लाई करें 8 से, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू, तो क्या कहेंगे? 8 तिया 24, और ये हो जाएगा कितना? 108। और इसमें अगर जोड़ेंगे 12 जो कैरी थे, तो वो कितना हो जाएगा? 116। कितना हो जाएगा? 116। यानी ये हो जाएगा 116 और 35 ये था, तो कितना हो जाएगा? ये 116 यहां जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11,635 रुपए। तो कौन सा आंसर सही होगा? आप कहेंगे विकल्प ए सही होगा, 11,635 रुपए। अब एक तो ये है कि हम उसको बिल्कुल जो फॉर्मुलेशन होता है, यानी जो फॉर्मूलेज हमारे होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, और दूसरा ये है कि उसी चीज को थोड़ी सी अपनी जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है उसको हम थोड़ा डेवलप करें, मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस अपने अंदर विकसित करें, और उनको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करें। जैसे दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं, इसको हटा के यहां से, कि हम क्या कह सकते थे। देखिए, सीधा हम ये कह सकते थे कि जो क्वेश्चन आपको यहां गिवन है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। उसने कहा कि एक वस्तु है, उसका मूल्य कितना है? 7,160 रुपए। इसको मैंने क्या मान लिया? लगभग 8,000 मान लेते हैं। चलो 7,000 के नजदीक है, लेकिन बड़ा है थोड़ा सा, तो 8,000 मान लेते हैं। अब 20% जो लाभ हानि हुई है उसको रिकवर करने सॉरी, उसको रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? 20% हानि को रिकवर करने के लिए उस वैल्यू को अगर उसी वहीं ले जाना है, तो हम ये कहेंगे 25% का प्रॉफिट चाहिए था हमें। 25% अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,000, और 2,000 ये, और 7,160 ये था, तो कितना हो जाएगा? लगभग 9,000। कितना हो जाएगा? लगभग 9,000। लगभग 9,000 की अगर हम बात करें तो इस पर हमें 30% लाभ चाहिए था, तो हम क्या कहते? 30% लाभ निकाल लेते तो कितना हो जाता? 2,700। और उस 2,700 रुपए लाभ हुआ है, और 9,000 उसकी वैल्यू थी, तो ये क्या होते? दोनों जुड़ जाते, तो 9,000 और 2,700 कितने हो जाते? 11,700। कितने हो जाते? 11,700। लेकिन ये वैल्यू इसके लगभग में है, तो 11,700 के लगभग में कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने यहां 7,160 को क्या मान लिया था? 8,000, और जो वैल्यू यहां से निकल कर आई थी वो एग्जैक्ट तो है नहीं, यानी उसमें फ्लक्चुएशन रहेगा थोड़ा सा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 11,700 के नजदीक कौन सी वैल्यू है? 11,635। तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। यहां एक क्वेश्चन दिया गया है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% in the price of eggs, 2 eggs are available less for ₹24. What will be the present price of eggs per dozen? अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या होगा? अब देखिए, सेम यही चीज यहां है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह की चीजें हैं। एक है आपका बेसिक अप्रोच, बेसिक, और दूसरा है कॉन्सेप्ट। एक तो आप जो भी उसका बेसिक तरीका हो सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको अभी जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे सेशन की, उस टाइम मैंने बताया था आपको कि दो तरह की चीजें हैं आपके पास। एक तो जब आप बेसिक यूज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां मोर स्टेप्स, यानी ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। किस केस में? जब आप केवल बेसिक्स के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करोगे। और जब कॉन्सेप्चुअली उस चीज को हम देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो या तो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, या अगर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है और मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में आती है तो जो स्टेप्स हैं या तो उनको कम किया जा सकता है या बिल्कुल क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। जैसे अभी यहां देखते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है तो हम
उस क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का एक पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग उसमें से लिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या इसको केवल परसेंटेज के जो फॉर्मूले हैं या जो भी परसेंटेज की अप्रोच है सिर्फ उसी तरीके से यूज किया जा सकता है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है। जब इन दोनों चीजों, जो एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है उसके अकॉर्डिंग जब हम अप्रोच तैयार करते हैं तो वो चीज कॉन्सेप्ट को और मजबूत बना देती है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अब हमें ध्यान ये देना है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, प्रति दर्जन भाव क्या है। कुल मिलाकर कहने का कंक्लूजन ये है कि जब हमें यह बताना है कि प्रति दर्जन अंडों का भाव क्या होगा, अब हमें पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं, कोई भी आर्टिकल्स हो या कोई भी चीज हो सकती है, तो एक दर्जन बराबर क्या होगा, 12। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब क्या है, यानी एग्जामिनर हमसे ये कह रहा है कि एक दर्जन अंडों का भाव बताना है, कौन सा, प्रेजेंट जो प्राइस है उसके बारे में बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अंडे का कुछ ना कुछ मूल्य रहा होगा और पूछ कितने का रहा, एक दर्जन का। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 12 का क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम यहां से चेक ये करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 12 का भाग जाता है। क्या 25 में 12 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अगर इस वैल्यू की बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 प्लस 2.2। क्या इसमें तो 12 का भाग जाएगा, लेकिन क्या इसमें 12 का भाग जाएगा, नहीं। तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत। अगर इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 24 प्लस 3.80। तो 24 में तो 12 का भाग जाएगा, लेकिन क्या 3.8 में 12 का भाग जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत। अब हमारे पास सिर्फ एक विकल्प बचा, क्या, डी विकल्प। तो इसकी अब मजबूरी है सही होना, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, तो इस 28.8 को हम क्या कह सकते थे, 24 प्लस 4.8। तो 12 का भाग इसमें भी जाएगा। और इसकी अगर बात करें, यहां से डेसिमल को हटाएं, थोड़ी देर के लिए हटाएं, तो हम इसको क्या कह सकते थे, ऐसे कह सकते थे 480। तो इसमें 12 का भाग जाएगा, जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो इसका मतलब जो डेसिमल है उसमें भी जाएगा, क्योंकि वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें भी और भाग जाएगा और इसमें भी भाग जाएगा। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 28.80। यानी कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि जब आपके पास कॉन्सेप्ट भी है, लैंग्वेज के ऊपर आपकी पकड़ है, और आप सिर्फ ये देख लेते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो। आगे थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चन। आगे यहां क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर्स डालेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आपके लिए होमवर्क के तौर पर। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि कितने लोग सही अप्रोच कर पाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, बाकी सॉल्यूशन एक बार जो अप्रोच एप्रोप्रिएट हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक रेलगाड़ी की लंबाई 99 मीटर, एक रेलगाड़ी 99 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड्स में पार करती है और एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। तो बताइए गाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए अगर हम बात करें यहां से, मान लेते हैं यहां से यहां तक, या पीछे ले लेते हैं और थोड़ा सा, ये एक प्लेटफॉर्म है। अब ये क्या, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 99 मीटर। इसको पार करने में समय कितना लिया जाता है, 13.5 मीटर। अब जब रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है उसका पीछे वाला हिस्सा यहां रहा होगा और वो रेलगाड़ी कुछ आगे यहां तक निकल गई होगी। यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस उसको क्या करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यानी इतनी डिस्टेंस उसने तय की कितनी देर में, इतनी देर में। अब वो ये कह रहा है कि एक खंबे को पार करने में कितना समय लेती है, केवल 9 सेकंड। कितना समय लेती है, केवल 9 सेकंड। यानी
इसको पार करने में उसने समय लिया कितना, प्लेटफॉर्म को पार करने में 13.5 मिनट, और किसी खंबे को पार करने में समय लिया कितना, 9 सेकंड। तो यहां पर अगर इन दोनों चीजों की हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी, किसी खंबे को पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी पोल को पार करेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रेलगाड़ी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब एक तो यह है कि जो बेसिक चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग हम जाएं तो हमेशा क्या होगा कि जब जब हम बेसिक तरीके से उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसी चीज को अगर देखो, मैं अगर कॉन्सेप्चुअल वे में अगर कहता तो क्या कह सकते हैं, देखिए सीधे हम क्या कहेंगे, दोबारा से विभाजकता के जो नियम है कॉन्सेप्चुअली उनके बारे में देखते हैं एक बार। यहां से देखो कि एक रेलगाड़ी है, उसने 99 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया 13.5 सेकंड्स में। कितनी देर में, 13.5 सेकंड में। और खंबे को पार करने में कितना समय लगाया, 9 सेकंड का समय लगाया। अब अगर मैं यहां से कहूं कि यहां वैल्यू कितनी है 99, और 99 को अगर डिविजिबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 99 है वो 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब यहां अगर बात करें तो यहां पर जो ये 9 है, यहां से अगर हम देखें तो इसको अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो वैल्यू ये वाली वैल्यू तो हमारे पास बचेगी, और ये वैल्यू अगर बचेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो बची हुई है वो जो आंसर होगा उसमें इंक्लूड होकर आई होगी। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी कोई संख्या आंसर होगी जो 11 से डिविजिबल होगी। क्या 190 में 11 का भाग जाएगा, नहीं। 208 में नहीं, 212 में नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका 198 मीटर। क्या होगा, 198 मीटर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकता है कि जो पहली बार इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं उनको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाजकता के नियम पढ़ेंगे, या जो भी पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस का जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था उससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें होंगी, हम हर उस छोटी बेसिक चीज पर और बेसिक टू एडवांस, यानी जो भी बेसिक्स होंगे उनके फॉर्मूलों से रिलेटेड या जो भी बेसिक चीजें हो सकती हैं, हर सिंगल छोटी चीज पर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उनके लिए क्या एडवांस लेवल की चीजें, जैसे मान लो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, बेहतर से बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती हैं उससे रिलेटेड, मैथमेटिकल लैंग्वेज को कैसे आसानी से समझ सकते हैं, उन सारी चीजों पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3 साल निवेश रखकर 8,800 रुपए क्या करता है, प्राप्त करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% वार्षिक हो तो निवेश किया गया मूलधन कितना होगा। देखिए, अगर कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं तो सीधा हम क्या कह सकते हैं कि 1 साल की दर 40% तो 3 साल की 120%। इसका मतलब क्या है, वो राशि खुद की राशि का जो दुगना है उससे भी ज्यादा हो गई होगी। तो अब हम यहां से क्या कहेंगे कि ऐसी राशि देखनी है कि इसका आधा कर दें और उससे भी कम हो वो राशि। तो एक तो आधा कर दें तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी ये दोनों विकल्प तो क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमारे पास केवल 2 विकल्प बचे। कौन से विकल्प बचे, एक तो 4,333 और एक बचा 4,000 रुपए। अब हमें केवल ये आइडेंटिफाई करना है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि 2 तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक सॉल्विंग और दूसरा है चूजिंग। यानी जब हम किसी भी एप्टीट्यूड ऐसे एग्जाम की बात करते हैं जहां एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो मैं हमेशा यह कहूंगा कि आपको इस अप्रोच को यूज नहीं करना है, आपको हमेशा जाना है चूजिंग वाली अप्रोच पर। उसका रीजन यह है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और उन 4 में से ही कोई एक विकल्प सही होगा। तो क्यों ना इन चीजों का फायदा उठाया जाए। तो अब हमने क्या किया कि पहला विकल्प और चौथा विकल्प इनको गलत कर दिया, किसके आधार पर, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के आधार पर। अगर अब हम बात करें कि हमारे पास केवल 2 विकल्प बचे हैं और इसमें भी अगर हम देखें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कहते हैं, जो 8,800 रुपए की राशि है उसको आधा करेंगे और उससे भी कम वाला जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो इसको ले लेते हैं। देखिए, अब हम क्या कहते हैं, अगर साधारण ब्याज की बात करें तो हम क्या कहेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
और ये बराबर होगा किसके? साधारण ब्याज के, यानी सिंपल इंटरेस्ट के। किसके बराबर होगा? सिंपल इंटरेस्ट के। अब कहना वो क्या चाह रहा है कि ये तो क्या है? ये तो मिश्र धन है, यानी क्या है? अमाउंट। तो अगर इसको हम देखें तो देखो कैसे कहते हैं, उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देता हूं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर होगा किसके? साधारण ब्याज के। तो अगर इनमें से विकल्प चुनना है तो इसको सॉल्व करना आसान रहेगा, तो इसको रख लेते हैं यहां। 4000 गुणा 40 गुणा 3/100। तो यहां से अगर कहें तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसको अगर यहां से देखें 4000 को, तो क्या कहते हैं देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1600, और ये कितना हो जाता? 4800। यानी इतने रुपए क्या मिलता? ब्याज मिलता। क्या मिलता? ब्याज मिलता। और हमें निकालना है 8800 रुपए प्राप्त किए। इसका मतलब है ये क्या है? मिश्र धन है। तो मिश्र धन के लिए हम क्या कहते हैं? मूलधन में जो ब्याज मिलता है या दिया जाता है उसको क्या कर लिया जाता है? इंक्लूड कर लिया जाता है। तो क्या करते? 4000 में 4800 को क्या कर लेते? ऐड कर लेते। 4000 में 4800 को ऐड करते तो कितना हो जाता? 8800। तो कौन सा आंसर सही हो जाता? विकल्प सी सही हो जाता। तो ये भी क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या होता? 4000 रुपए, ये हो जाता। ये तो हो गया उसका बेसिक तरीका। अगर हम बात करें उसके कॉन्सेप्चुअल वे में, तो हम देखो क्या कहते हैं। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं उस चीज को कि किस तरीके से हम उस चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 40%। एक साल की रेट 3% है, तो 3 साल की कितनी हो जाएगी? उसको हम कहेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम सीधा क्या कहते हैं? एक साल की रेट 40%, तो 3 साल की रेट कितनी हो जाएगी? 100%, 120%। और जो वैल्यू 100% से ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो वैल्यू डबल हो गई होगी। तो यहां से डबल होने का मतलब है इसको आधा करना। तो 8800 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? आप कहेंगे अगर रेट डबल हुई है तो जो वैल्यू है वो क्या करनी पड़ेगी? आधी करनी पड़ेगी, तो 4800। लेकिन आंसर जो होगा वो तो उससे भी क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि आधी तो कब होती? जब 100% होती। लेकिन ये तो 120 है, तो क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर जो होगा, सॉरी 4800 नहीं, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4400, 4400। यानी जो आंसर होगा वो 4400 से थोड़ा कम होगा। तो ये तो 4400 से ज्यादा है और ये भी 4400 से ज्यादा है। तो ये दोनों विकल्प क्या हो गए? गलत हो गए। तो बचे कौन से? या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। और अभी मैंने आपको बेसिक तरीके से कैलकुलेट करके बताया कि कौन सा विकल्प सही होगा आपका? विकल्प सी। कौन सा सही होगा? विकल्प सी। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने बताया आपको कि क्या अप्रोच हमें यूज करना है, और मैथ को लेकर जो डर या जितनी भी भ्रांतियां हैं उन सब की चिंता किए बगैर आप सब लोग एग्जाम पोल पर जो सेशन स्टार्ट किए जा रहे हैं उनसे आप जुड़िए। उसके अलावा जो पेपर फर्स्ट को लेकर जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों में जो मैथ वाला पार्ट है उसको लेकर 40 मिनट का सेशंस मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा। आप अपनी जो 12th की तैयारी है उसके साथ साथ थोड़ा सा वक्त यहां पर देते रहें, ताकि जो मैथ वाला पेपर फर्स्ट में CUET का जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो मैथ का जो भी पोर्शन है उसको लेकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ आप लगातार यहां जुड़े रहिए, तो उससे आपको क्या होगा? कुछ बेसिक चीजें भी सीखने को मिलेंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको फायदेमंद रहेंगी। और दूसरा, जो भी CUET का एग्जाम है उसमें उससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनके बारे में भी आप बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाओगे। तो एक बार थोड़ा सा चलते हैं। यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा है एग्जाम पोल पर टेस्ट सीरीज 2 तरीके से लॉन्च की गई है। एक ऐसे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, और दूसरा CUET का जो एग्जाम है उसके लिए। दोनों के लिए यहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी विद्यार्थी किसी भी कारणवश चीजों को लेकर अवसादग्रस्त हैं या परेशान हैं, वो यहां से एग्जाम पोल से क्या ले सकते हैं? मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं या इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहां से उनको भी बहुत सारी चीजें मददगार साबित होंगी। एग्जाम पोल पर जो आपको नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, वहां से जाकर आप मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा CUET से रिलेटेड जितनी भी बुक्स वगैरह हैं उन सब का
अनाउंस कर दिया गया है, आप वहां से जाकर उन चीजों का भी लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि शुरू से लेकर एंड तक जो सिलेबस की बात हो, चाहे मैथ को लेकर बात हो, सीयूईटी के एग्जाम को लेकर बात हो, या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर करें, और सेशन जो भी आने वाले सेशंस हैं उनसे आप जुड़े रहें। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आप इन सब चीजों से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक एग्जाम पोल के इस सेशन के साथ जुड़े रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।